गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। तो आज जो है मैं आप लोगों को बताऊंगा ऑप्टेटिव सेंटेंस के बारे में। पिछला आपका इम्परेटिव खत्म हो गया है, अब आपका ऑप्टेटिव शुरू होता है। तो इसमें जो है आपका डेफिनेशन ये होगा, मतलब कैसे पहचानेंगे। जो आपका डेफिनेशन है, ऑप्टेटिव सेंटेंस में कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा को प्रकट करता है, अपनी इच्छा से कोई बात कहता है। इन सेंटेंसेस यानी कि ऑप्टेटिव सेंटेंस में कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा से कोई बात बोलता है। इसमें कोई जो है जोर जबरदस्ती नहीं होती है। जैसे कि मान लेते हैं कि अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि कोई आपसे कुछ पूछता है तो आपको जवाब देना पड़ता है। असर्टिव सेंटेंस में सिर्फ आपको सूचना मिलता है। इम्परेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि कोई व्यक्ति तुमसे कोई काम करने के लिए कहता है। चार बातें मैंने बताई है। पहला असर्टिव है जिसमें आपको जानकारी मिलता है। दूसरा इंटरोगेटिव है जिसमें आपसे कोई कुछ पूछता है। तीसरा आपका इम्परेटिव है जिसमें कोई व्यक्ति आपको कुछ करने के लिए कहता है। और चौथा है ऑप्टेटिव सेंटेंस जिसको आज मैं पढ़ा रहा हूँ। इसमें क्या होगा कि कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा को प्रकट करेगा। ठीक है, जैसे कि आशीर्वाद देना ये इच्छा पर निर्भर है। मतलब हम किसी से नमस्ते करते हैं, पैर छूते हैं किसी के, तो वो जो है कभी बोल भी सकता है और कभी नहीं बोल सकता है। मतलब ऐसा होता है, वो अपनी इच्छा पर डिपेंड करता है, मन कहे या ना कहे। ठीक है, आशीर्वाद देना हर किसी के इच्छा पर निर्भर है। इसी तरह से श्राप, अगर किसी को गुस्सा आया तो श्राप दे देगा। ठीक है, गो टू हेल। और इसी तीसरा है अब्यूज यानी कि गाली देना। गाली देना इज आल्सो ऑप्टेटिव वर्ड है। और उसके बाद शुभकामना। शुभकामना क्या होता है, जिससे हम किसी को गुड मॉर्निंग, हैप्पी दिवाली, गुड नाइट या किसी चीज़ की शुभकामना देते हैं, मुबारकबाद देते हैं, तो उसको शुभकामना बोलते हैं। प्रार्थना है। प्रार्थना मतलब ईश्वर से की गई कोई प्रार्थना के अंतर्गत ये प्रार्थना आता है। और एक प्रार्थना आपको जो है इम्परेटिव में मिला है, निवेदन, रिक्वेस्ट वाला। तो वो रिक्वेस्ट जो था वो हम किसी से करते हैं, मतलब आपस में। और ये प्रार्थना भगवान से की गई प्रार्थना को कहते हैं। ठीक है, तो आपको समझना होगा आशीर्वाद इसमें दिया जाता है, इसमें श्राप दिया जाता है, गाली या शुभकामना या प्रार्थना जैसी बातें भाव प्रकट होती हैं। ठीक है, बस समझ में आया। तो आपको क्या करना है, इसमें ये जानना है कि सेड या सेड टू को, सेड या सेड टू को किस में चेंज करेंगे, क्योंकि पहला आपका रूल यही आता है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि असर्टिव सेंटेंस में सेड या सेड टू को, सेड या सेड टू को जानते हो, असर्टिव सेंटेंस में क्या कर देते थे, सेड या सेड टू को, सेड को तो सेड रहने देते थे, याद करो। सेड टू को क्या कर देते थे, टोल्ड में बदल देते थे। ऐसा असर्टिव में होता था। लेकिन इंट्रोगेटिव में वही जाकर के क्या बन गया, वही इंट्रोगेटिव में जा करके आपका क्या बन गया, आस्क्ड बन गया। क्या बन गया, आस्क्ड बन गया। ठीक है, इम्परेटिव सेंटेंस में जैसे पहुंचे तो इम्परेटिव सेंटेंस में सेड या सेड टू को जो है ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड आदि शब्दों में बदल दिया जाता था। ठीक है, इम्परेटिव सेंटेंस में ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, एडवाइज, सजेस्टेड आदि शब्दों में सेड टू को बदला जाता था। अब जैसे ऑप्टेटिव में आए तो ऑप्टेटिव में क्या हुआ, सेड या सेड टू को आपको बदलना होगा ब्लेस्ड, कर्स्ड, ठीक है, अब्यूज्ड, विस्ड और प्रेड जैसे शब्दों में आपको बदलना होगा। समझ में आ गया बात? यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। एक रूल और है, रूल एक और लिख लीजिए। अब हमको ये जानना है, ध्यान से समझो, कि अगर सेड या सेड टू को हटा करके सेड या टोल्ड होता था, आस्क्ड और ऑर्डर्ड होता था, तो असर्टिव सेंटेंस में आप कोटेशन मार्क को हटा करके क्या लिखते हैं? असर्टिव सेंटेंस में कोटेशन मार्क को हटा कर क्या लिखते हैं? दैट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? दैट लिखते हैं। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कोटेशन मार्क को हटा कर क्या लिखते हो, है ना? नहीं, इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं, है ना? इफ या वेदर का प्रयोग जो होता है वो एसनो टाइप वाले सेंटेंस में होता है। किस वाले टाइप में? एसनो वाले, है ना? और जो आपका एक और होता है WH वर्ड ही लगा देते हैं इसमें। WH टाइप में क्या करते हैं, WH वर्ड को ही लगा देते हैं। याद आया सबको? यस सर। हाँ, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कोटेशन मार्क को हटाकर इफ या वेदर लगाते थे, ऐसा एसनो टाइप सेंटेंस में होता था। और WH वर्ड को ही लगा देते थे WH टाइप सेंटेंस में। ठीक है, और इम्परेटिव सेंटेंस में जो है कोटेशन मार्क को हटा करके टू लगाते थे, है ना, साधारणतया। लेकिन उसके बाद में जब कोई सेंटेंस लेट से शुरू होने लगा, ठीक है,
लेट से शुरू होने लगा जब कोई सेंटेंस, तो उसमें भी टू लगने लगा। लेकिन एक सेंटेंस ऐसा है जो लेटर से शुरू होने लगा। किससे? लेटर से। तो उसमें दैट लगाया जाता था। क्या लगाया जाता था? दैट लगाया जाता था। यानी कि इंपरेटिव सेंटेंस में जो सेंटेंस तो साधारण होते थे यानी इंपरेटिव होते थे, उनके लिए टू लगता था। जो लेट से शुरू होते थे उनके लिए भी टू और लेट दोनों लगता था। लेकिन जब आपका लेटेस्ट वाला एक सेंटेंस आया तो लेटेस्ट को हटा करके जो दैट लगाते थे, तो इनवर्टेड कामों को हटाकर दैट लगाते थे, लेकिन लेटेस्ट को हटा करके बी शुड, यू शुड और दे शुड में परिवर्तन करते थे। समझ में आया? याद आया सारी बात? चलो आगे बढ़ते हैं। देखो लिखा है मदर सेड टू हर सन। मदर, जैसे सेड टू पर पहुंचो तो ऐसे सोचो कि सेड टू कमन बदली, क्योंकि हमारे पास बहुत सारा ऑप्शन है। तो आप देखेंगे कि मे यू लिव लॉन्ग और चिन्ह लगा ऐसन वाला चिन्ह जो है ऑप्टेटिव में लागत है और एक्सक्लेमेटरी में लागत है। सेंटेंस में लागत है क्या में लागत है? एक तो ऑप्टेटिव में लागत है, एक तो एक्सक्लेमेटरी लागत है। तो ऑप्टेटिव राइट है, तो मे से शुरू होगा तो वो ऑप्टेटिव होगा। ठीक है, इतना ध्यान रखना। मे से शुरू होगा तो ऑप्टेटिव होगा। लिखा है मे यू लिव लॉन्ग, तुम लंबी उम्र जियो। ये एक आशीर्वाद है कि नहीं है? बताओ। अगर हम कहें कि मे यू लिव लॉन्ग, तुम लंबी उम्र जियो। मम्मी ने मुझसे कहा, मम्मी सैड टू हर सन, अपने बेटे से कहा कि लंबी उम्र जियो। तो सैड के यहाँ जानते भैया विश्ड में कैसे कहते हो? क्या मन कैसे कहते हो? विश्ड मतलब शुभकामना, उन्होंने कामना किया। ठीक है, या तो आप यहाँ ब्लेस्ड भी लिख सकते हो, दोनों सही है। ठीक है, आप ब्लेस्ड लिख दो। अगर बाद में हर सन लिखा है तो हर सन लिख दो। ठीक है, हर सन लिख गए। अगर बाद में कोटेशन मार्क काटा है, कब बताया कि दैट लगाओ। अगर बाद में यहाँ मे यू लिव लॉन्ग लिखना है ना, तो यू के यहाँ पहले लिख लो, एक दूसरे नंबर पर लिख लो। तो यू के तो हो जाए ही। बताओ भैया, यू के देखो, यू सेकंड पर्सन से अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट हर सन मतलब लड़का, ही का ही हो जाएगा। मे का माइट लिव लॉन्ग हो गया।